आदरणीय ईश्वरदास जी महाजन, मान्यवर श्री सरोज मित्रा जी, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक मान्यवर श्री श्रीश देव पुजारी जी, अखिल भारतीय संचालक मान्यवर श्री अरुण ओझा जी, 3 दिन की जो राष्ट्रीय सभा हम अभी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इसके अधिवेशन समिति के प्रमुख और इस कार्यक्रम के संचालक मान्यवर श्री कृष्ण कुमार जी, इस राष्ट्रीय सभा के अंतिम इस सत्र में उपस्थित भाइयों और बहनों और अन्य मित्रगण, एक तो मैंने पहले कहा कि मैं जब भी समारोह मुझे कुछ कहना होता है तो मुझे लगता है कि एक श्रृंखला बनी है कि बहुत वर्ष समारोह श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी किया करते थे, तो स्वाभाविक है कि समारोह करते समय उनको याद करना, तो मैं कई विषय याद आने लगते हैं। एक तो इस बार भी राष्ट्रीय सभा में जो गतिविधियां हम सोचे थे वो सब समाप्त हो गए। मुझे नहीं लगता है कि कोई आयाम बच गया हो। अधिवेशन समिति ने जो मुद्दे तय किए हैं इस राष्ट्रीय सभा में पूरा करना है, तो उन्होंने पूरा किया है, और इसलिए मुझे लगता है कि समारोह में क्या बोलना चाहिए, लेकिन समारोह एक परिपाटी है, आदेश हुआ है तो कुछ बातें कहना है, तो इस दृष्टि से इन कुछ बातों को याद किया जाए। तो दत्तोपंत जी कहते थे कि जो युद्ध शुरू हुआ है विश्व के स्तर पर, उसमें अमेरिका उसकी केंद्र है। अमेरिका केंद्र जब कहते हैं कि जिसके साथ हम लड़ रहे हैं उसका नेतृत्व अमेरिका कर रही है। अमेरिका की जब बात कहते थे तो दत्तोपंत जी हमेशा कहते थे कि अमेरिकन जनता इसमें शामिल नहीं, इसलिए हम अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, तो अपने को कोई गलतफहमी नहीं है कि हम अमेरिका के जनता के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। अमेरिका की जनता भी वैसा ही त्रस्त है जैसे भारत की जनता इस आक्रमण से त्रस्त है, क्योंकि जो शक्तियां अमेरिका के नेतृत्व कर रहे हैं वह शक्तियां जैसे हमें प्रताड़ित कर रही हैं वैसे ही अमेरिकन जनता को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए हम कभी कुछ बोलते हैं तो उसमें यह सभी कभी समझना नहीं चाहिए कि हमारे आक्रोश या हमारे गुस्सा या हमारा विरोध अमेरिकन जनता के खिलाफ है, यह कभी ना हमारे मन में है, न कभी ऐसा सोचने का कोई अवसर रहना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि पूरे विश्व में अमेरिका के नेतृत्व में लड़ाइयों की श्रृंखला दिखाई दे रही है। अभी तो बहुत सामान्य लोगों को भी कई बातें समझ में आने लायक घटना चक्र घूमा है, इसलिए ये आज कहना कि जो 15 साल पहले की स्थिति है वो आज नहीं है, समझते हैं, बहुत अधिकांश समझ रहे हैं, लेकिन 15 साल पहले लगातार सार्वजनिक सभाओं में, समारोहों में, दत्तोपंत जी आपको याद आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप कहते थे कि इस लड़ाई में हम जीतेंगे, और ये शुरुआत के दिन से वे कहते थे कि लड़ाई लंबी लड़ाई है। कोई गलतफहमी नहीं थी कि ये लड़ाई शुरू करते समय कोई 2-4 वर्षों में जीतकर हम समाप्त करेंगे, इसलिए वे कहते थे कि लड़ाई लंबी है, लेकिन ये आश्वासन देते कि हम जीतते, हम ही जीतेंगे।
और इसमें कोई नहीं जीतेगा। और हम यानी कौन? हम यानी वे सब लोग हैं जो इस आक्रमण से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, यानी अमेरिका की जनता सहित। तो इसमें कहते थे कि आपको लग नहीं रहा होगा और विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन दृष्टा है तो वो देखते थे, कहते थे कि हम जीतेंगे, जीत सुनिश्चित है। तो उसका कुछ उदाहरण भी देते थे। तो उदाहरण देते थे कि अमेरिका को बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अपनी ताकत के आधार पर लड़ाई लड़ रही है, तो ये सच्चाई नहीं है। अमेरिका फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यह लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये आपने को समझना चाहिए। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस, ये वे कहते थे कि लड़ाई आपको देखने को मिल रहा है और वो हमें हमला कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हमारे प्रभुसत्ता पर प्रहार कर रहे हैं, संपूर्ण देश और समाजों के पहचान पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वे इस लड़ाई को फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं लड़ रहे हैं, वे कहते थे। तो कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता था और ये भी कहते थे कि उसकी आर्थिक व्यवस्था नोज डाइव, यानी वो एकदम शिखर से छलांग मारकर नीचे के ओर, रसातल के ओर जा रही है, इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो अंतिम सांस लेते हुए लड़ रही है तो ताकत का प्रदर्शन तो वो करेगी क्योंकि उसको जीवन मरण की समस्या है, लेकिन उस ताकत के पीछे कमजोरी को पहचानिए, इसलिए फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस लड़ रही है। तो वे कहते थे, ये भी कहते थे कि इसमें सामान्य लोग हैं हम, तो इसलिए उदाहरण भी देते थे, इस लड़ाई में हम क्यों जीतेंगे, वे क्यों हारेंगे। तो विश्व का इतिहास ऐसा है कि लड़ाई में जो छोटे छोटे युद्ध होते हैं उसमें लगातार हारते हुए लड़ाई में बने रहने की अभ्यास भारत के पास है। भारत की इतिहास है, 1000 वर्ष से भी ज्यादा भारत छोटे युद्ध लड़ते हुए भी, हर युद्ध की इतिहास आप देखेंगे तो हारने वाले छोटे युद्ध बहुत हैं, हम गुलाम हो गए ऐसे भी दिखने वाले युद्ध बहुत हैं। पानीपतों की 3 की श्रृंखला है, प्लासी है, बक्सर है, बहुत सारे युद्धों को हम हारे हैं ऐसा हम पढ़ते हैं। ये सब युद्धों को हारते हुए भारत की एक इतिहास है कि घास की रोटी भी खाते हुए स्वतंत्रता की चिंगारी या लड़ाई को बनाए रखा, हार को स्वीकार नहीं। अरे कितने वर्ष है, कितने लोग मरे। तो कहते हैं कि तीसरी पानीपत युद्ध की जब लड़ाई हुई तो संपूर्ण भारत और विशेषकर पश्चिम और उत्तर भारत में कोई ऐसा घर आपको नहीं मिलता था कि जिसमें विधवा की कोई, जिसको रोना विलाप नहीं सुनाई देता। तो इस प्रकार की प्राण हानि और शहीद की श्रृंखला खड़ा करने के बाद 1000 वर्ष लड़ते हुए उसके बाद भी भारत अपने हार नहीं माना है, हार नहीं माना है, इसलिए हम यहां पर हैं और इसलिए हम एक बड़ी गौरवशाली इतिहास के साथ हम यहां हैं। तो दत्तोपंत जी कहते थे कि भारत इस दंगल में वह खिलाड़ी है जो दिखता है कमजोर है, जो दिखता है बड़े बलहीन है, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है, आप कहते हैं। और अमेरिका का इतिहास क्या बताता है, और आपको और कुछ देखने को मिल रहा होगा जो दत्तोपंत जी के जाने के बाद भी आपको दिखाई देता है कि अमेरिका की जो इतिहास ये बताता है कि बड़ी लंबी लड़ाई लड़ना उसके अभ्यास में नहीं है और उसकी सांस भरने लगता है, विरोध होने लगता है, समाज और सरकार के बीच में दरार पैदा होने लगता है और विश्व में मुंह की खानी पड़ती है। बड़ी लंबी सांस लेकर लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता नहीं है, इसलिए इस दंगल में कमजोर दिखने वाला भारत जीतेगा और मजबूत और शक्तिशाली दिखने वाली अमेरिका ये हारेगा, ये दत्तोपंत जी कहते थे। और उसके उदाहरण में पहलवानों की एक कहानी भी उनको बताते थे
तो इसलिए मैं उसमें इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है, यह विश्वास अगर किसी में रहना है तो वो हम में रहना चाहिए। संपूर्ण भारत की समाज में रहे ना रहे, लेकिन भारत की प्रभुसत्ता के जो कर्णधार हैं उनके मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो 15 साल पहले में और अभी में हम अगर देखते हैं तो हम एक सीढ़ी के ऊपर आए हैं, इसलिए विश्वास बढ़ना चाहिए। और विश्वास में कोई डगमगाने वाला इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात अपने को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरी मैं बात कहूंगा कि जिसको कई बार सामरिक उसमें स्ट्राइकिंग पावर का शब्द उपयोग होता है। आप कितने बड़े हैं, कितना बड़ा संगठन है या कितना बड़ा साम्राज्य है, यह सामरिक उसमें अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है। जब सामरिक अध्ययन इन विषयों का आप करते हो तो उसमें आपका स्ट्राइकिंग पावर कितना है, यह आपका महत्वपूर्ण है। अब स्ट्राइकिंग पावर अगर आप में नहीं है तो आप भीमकाय हो, बहुत बड़ा हो, तो यह आपका लायबिलिटी माना जा सकता है। लेकिन आपका स्ट्राइकिंग पावर है तो आप कितने शरीर और विस्तार से हैं या सूक्ष्म हैं, वो महत्वपूर्ण, ये द्वितीय प्राथमिकता का विषय होता है। प्राथमिक विषय है कि हमारा स्ट्राइकिंग पावर कितना है। विश्व के इतिहास में, सामरिक इतिहास अब जब पढ़ते हैं तो शक्तियों का पतन और उत्थान के इतिहास अब जब देखते हो तो रोमन साम्राज्य और तुर्की की जो साम्राज्य हैं, ऑटोमन एम्पायर जिसको आप कहते हैं, और जिसको आप कहेंगे कि नवीन विश्व की जो इतिहास है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, यूएसएसआर, इनकी कोई सीमाओं के बारे में ये कोई कम नहीं थे। और इनका जब पतन हुआ तो आप ये कभी मत समझिए कि केवल उसके विरोध में लड़ने वाले बाहरी ताकतों के कारण इनका पतन हुआ। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत जिसको आकलन है। बाहरी ताकतों ने उनका परास्त किया, समाप्त किया। अगर कोई सोचता है तो ये गलत आकलन है। कई बार क्या होता है कि जब जिसको ओवर स्ट्रेचिंग कहते हैं, इसके कारण आपकी स्ट्राइकिंग कैपेसिटी, स्ट्राइकिंग पावर, ये बड़ा बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इसलिए जब ढह जाते हो तो पता तक नहीं चलता है कि आप कैसे ढह रहे हो। और आप इसीलिए कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इतने बहुमारती इंजन जब ढह गया तो बहुत क्षण नहीं लगा, पहले भी और बाद में भी पता ही नहीं। तो इसलिए साम्राज्यों का भी जब पतन होता है, उसी संगठनों का भी, बड़े संगठन है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और ऐसे तो हम इतिहास में बहुत देखते हैं। तो इफ यू लूज द स्ट्राइकिंग पावर एंड इफ यू ओवरस्ट्रेच योरसेल्फ, then you are draining your resources and ultimately you are losing your cutting edge। तो इसके कारण आप आंतरिक कमजोरियों से पतन हो जाओगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आज अमेरिका की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। इसलिए अमेरिका हारेगा और अमेरिका के जो हार है उसको रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। और आप देखेंगे कि कई प्रस्तावों में बात आया कि अमेरिका की जो ट्रेड डेफिसिट है, आज जो लेटेस्ट जिसकी स्थिति ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, आपको कई बार अलग अलग भाषणों में जो विषय आया उसमें ध्यान नहीं दिया होगा। अमेरिका आज मजबूत देश दिखाई देता है लेकिन कर्जदार देश है। और अमेरिका का जो नैया है उसको डूबने से बचाना, ये काम कौन कर रहा है? तो भारत है, जापान है, चीन है, ऐसे लोग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं आपको लगता है? कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को कई बार जब कोई पैसा
किसी के पास आप निवेश करते हो, रखते हो, जिसको डिपॉजिट कहते हैं, उसको बैंक कहो, NBFC कहो, कोई व्यक्ति कहो, जब उनके पास पैसा रखते हो तो पैसा रखने के बाद जब आपको कोई कहीं कहीं सुनाई देता है, विश्वास करने लायक नहीं सुनाई देता है कि कहीं डाउट आ रहा है, उसकी वायबिलिटी कोई डाउट है, तो कई बार क्या होता है कि जब तक आपको मन में विश्वास नहीं होता है तो कई बार ऐसा लोग करते हैं कि वो डूबे ना, इसकी चिंता कौन कौन करता है? तो हर डिपॉजिटर करता है। इसलिए अमेरिका की नैया ना डूबे इसकी चिंता कौन कर रहे हैं? तो उसकी सारे लोग चिंता कर रहे हैं जिनकी पैसा नहीं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था चलना है उसकी का। और अमेरिका गर्त में जा रहा है ट्रेड डेफिसिट के ओर। इसके राजनीतिक परिणाम भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको समझने पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे, जिसको बिटवीन द लाइंस कहते हैं, तो आपका इसका दृष्टिगोचर हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका को बचाना, स्वयं भगवान आएंगे तो भी बचाना असंभव है। तो कई बार जब लोग कहते हैं तो इसको मैं तो अभी दोहरा रहा, दत्तोपंत जी ने जब कहा तो बहुत सारे लोगों को, सभा में बैठे हुए लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ। तो ये बात अपने को समझना चाहिए कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हारने वाला है और हम जीतने वाले हैं। और जब ऐसा है तो मैं दूसरी बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि धोखे के आधार पर, छलावे के आधार पर देशों के साथ जो समझौता किया जाता है, वो जब उसकी जो स्थायित्व है, जब तक धोखे के जानकारी नहीं होगी तब तक रहेगा। लेकिन धोखा और छलावा एक बार ध्यान में आ गया तो उसके बाद फिर उसकी स्थायित्व नहीं रहेगा। इसलिए कई बार कोई सोचता है, कोई कहता है कि ये तो हो गया, ये इरिवर्सिबल है और ये फेट एकम्प्ली है, इसीलिए इसी में कुछ किया जाए। जो कहता है वो गलत नहीं है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति का कहना है कि भाई जो दिखता है क्या किया जाए, किया जाए कुछ। लेकिन जो नेतृत्व करने वाला है वो कहता है कि ये मान्य नहीं है, वो स्थायित्व नहीं है और ये असंभव है। वो कभी न कभी उसको रिवर्स करना ही होता है, क्योंकि धोखा और छलावा विश्व की प्रगति के लिए कोई स्थायित्व नहीं दे सकता। उदाहरण देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मैं गलत और सही उसमें नहीं जा रहा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वैसे देखा जाए तो कौन गलत है कौन सही है, ये बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि कौन नीतिगत, कौन नैतिकता की उस पर आगे थे। तो ये कहा गया कि जिसको आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया और जर्मनी के साथ जो समझौता किया, वो समझौता विक्टर और वैंक्विश्ड इसके बीच का समझौता था। और जो विजेता होता है और जो हारने वाला होता है, उसके बीच में जिसको समझौता कहते हो, वो समझौता था। हारने पर बिठा कर जो किया जाता है वो किया गया। और जर्मनी की मैनहुड, जिसको आप जर्मनी राष्ट्र जिसको कहते हो, उसके पराक्रम और इसकी पुरुषार्थ, उसको समाप्त करने वाले समझौते पर आप हस्ताक्षर करवाते हो। लेकिन उसके बाद जर्मनी ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसका किसका नेतृत्व में वो आगे बढ़ा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जर्मनी राष्ट्र ने उस समझौते को स्वीकार नहीं किया, तो मौका मिलते ही उसको रिवर्स करने का प्रयास किया। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विक्टर और वैंक्विश्ड रिलेशन के आधार पर अच्छे कल्पना पूर्ण वुड्रो विल्सन के माध्यम से जब लीग ऑफ नेशंस की बीज बोया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि पाप, धोखा, छलावा, इसके आधार पर किए हुए ये समझौतों के आधार पर कोई विश्व की इमारत खड़ा करना ये असंभव था। तो इसीलिए बड़े स्वप्नीले दुनिया देखने वाले वुड्रो विल्सन हार गए
और वो कुछ नहीं कर पाए, लीग ऑफ नेशन डूब गया। अब ये देखेंगे केवल वो नहीं है, अब देखेंगे कि यही बात आप सेकंड वर्ल्ड वॉर पे हुआ। जर्मनी फिर हार गई। जब फिर हार गई तो पश्चिम और पूर्वी जर्मनी के बीच की जो लड़ाई है, आप इस लड़ाई को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में जो लड़ाई और जो विभाजन हुआ था, इसकी आधार कोई विश्व के सिद्धांत और ईमानदारी और नियत पर था, ऐसा नहीं कह सकते। और वहां की जनता कम्युनिज्म की पूरी पसंद किया और दूसरी जर्मनी की जनता पूंजीवाद को पूरी पसंद किया, ऐसा नहीं था। जैसे इराक में हुआ वैसे जर्मनी में। इसीलिए समय मिला, फिर उसको माना नहीं। विक्टर और वैंक्विश्ड की जो समझौता है उसको नहीं माना, वो समाधान दिया राष्ट्र ने। ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं, बहुत उदाहरण हो सकते हैं। इसलिए विक्टर और वैंक्विश्ड की जो बेस पर जो समझौते होते हैं, वो समझौते समाज के लिए मान्य नहीं होते हैं। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो, जिस भारतीय समाज 1000 वर्ष गुलामी को स्वीकार ना करते हुए लड़ाई लड़ती रही, वो कैसे मानेगा, वो कैसा स्वीकार करेगा? इसीलिए विश्व व्यापार संगठन की जो बीज है वो धोखा और छलावे के आधार पर लोगों को अज्ञानता में रखकर किया गया, नेतृत्व को खरीद कर किया गया, प्रलोभन देकर किया, दबाव डालकर किया। इसीलिए वह विश्व व्यापार संगठन लीग ऑफ नेशन जैसा बनने से रोकना कठिन है। बेशक अगर वो बदलती है, और जिसकी कल्पना हम करना मुश्किल है कि आप बिल्कुल कायाकल्प करके बदलती हो और लोगों की आकांक्षाओं की चलावा और जो धोखा इसको परिमार्जित करती हो, तब वो हो सकता है। अन्यथा उसको मरने से कोई रोक नहीं सकता। इसी आधार पर हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए विक्टर और वैंक्विश्ड या चलावा और धोखे, इसके आधार पर जो समझौते होते हैं, वो समझौतों को क्रियान्वयन करने की बाध्यता समाजों का नहीं होता है। इसलिए भारत के समाज की यह बाध्यता नहीं है विश्व व्यापार संगठन को चलाए रखना। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय आपने को देखना एक आवश्यक है। मैं आपको एक और इसी के संदर्भ में उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से दुनिया चल रही, क्योंकि बहुत पक्षों को हमने 3 दिन में अध्ययन किया है, आर्थिक और सभी उस पक्षों को। कुछ हम और पक्षों को हम जरा टटोला जाए, देखा जाए, जरा विश्लेषण किया जाए कि एक न्यूक्लियर क्षेत्र है जिसको आप परमाणु ऊर्जा या जो शक्ति है उसकी क्षेत्र है, उसमें अभी युद्ध चल रहा है। अब भारत के नाते आप जो स्वाभाविक एक नागरिक हैं, ये इसको माना नहीं है और इसलिए भारत सरकार ने नहीं माना कि भारत के पास परमाणु शक्ति प्राप्त करने से रोकने की ताकत या आवश्यकता या नैतिक अधिकार किसी और देश के पास नहीं। यह हमने माना है सिद्धांत। अगर आपको दुनिया को परमाणु शक्ति रहित दुनिया बनाते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, यह स्वीकार है, उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। और उसके लिए पहल कौन करना है? तो पहल वो करना है जिन्होंने इस दुनिया में न्यूक्लियर पावर को 2 बार उपयोग किया है, 2 बार उपयोग किया है। जिन्होंने अभी तक उपयोग नहीं किया, उसको आप प्रवचन देकर दुनिया में आप न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की ओर दुनिया को नहीं ले जा सकते। और यह गलत और असंतुलित दृष्टिकोण दुनिया को कैसा अस्थिर बनाती है, यह दिखाई देता है। अब देखिए कि इस न्यूक्लियर एनर्जी जिसको कहते हैं कि परमाणु ताकत हम प्राप्त किए हैं, मैं थोड़ा व्यापक बाहर जाके देखिए कि जब भारत को लगता है कि चीन के पास न्यूक्लियर ताकत है तो भारत सुरक्षित नहीं है, ये लगता है। और इसके आधार है, उसके अनुभव है 1962 में। लगता है कि जब पाकिस्तान के साथ गलत रास्ते से न्यूक्लियर मटेरियल्स की सप्लाई होती है
टेक्नोलॉजीज की सप्लाई होती है तो भारत के लोग असुरक्षित अनुभव करते हैं बड़ा देश होने के बाद। जब आपको ये लगता है तो साउथ कोरिया में आप बैठने के बाद नॉर्थ कोरिया को लगता है तो रोकना कठिन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग आज किम जो उनकी नेता है उनके पीछे इसलिए खड़े होते हैं, उनको लगता है कि अमेरिका बगल में बैठा है जिसके पास इतिहास है 2 बार न्यूक्लियर बम फेंकने का। वो दयावान नहीं समझ सकता। और जब आप पहुंचते हो इराक में न्यूक्लियर वारहेड्स हैं कहकर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है कहकर जब आप पहुंचते हो और बगल में रहने वाले ईरान को यह लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, कल्पना करिए। इसलिए सब जो संतुलन दिखाई देता था वो संतुलन भी धीरे धीरे समाप्ति के ओर जा रहा है। असुरक्षा की बाव फैल रहा है और ये दादागिरी से बचना है तो डिटरेंट आवश्यक है, न्यूक्लियर डिटरेंट आवश्यक है। मुझे समाप्त नहीं होना है तो मुझे न्यूक्लियर बम चाहिए, ये देश और समाजों को लग रहा है। इसलिए ये अस्थिरता फैल रही है। तो इसलिए जब आपको लगता है कि भाई मेरे बगल में गलत और चोरी के रास्ते पर ईरान हो या कोई और हो जिनकी इतिहास सही नहीं है कि वो लोग न्यूक्लियर आर्म से सुसज्जित और संपन्न हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए डरावना है, हम विरोध करेंगे, इसका पहलावा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की इतिहास ठीक नहीं है, ईरान की इतिहास ठीक नहीं है, लेकिन मूलगामी विचार जब तक नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और बाकी लोगों के पास रहेगा तो भारत सुरक्षित रखना है, तो भारत को इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। लेकिन इस अस्थिरता को आपको दूर करना हो तो विश्व में वो पहल करना चाहिए जो सरपंच है कि भाई वहां से न्यूक्लियर वार्स का डिस्ट्रक्शन, डिसआर्ममेंट की रास्ता, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए, लेकिन जो संतुलन आप कहते हो वो संतुलन आज असंतुलन के ओर, अस्थिरता के ओर बढ़ रहा है। ये गौर करने वाला विषय है। इसीलिए आत्म सुरक्षा और इस देश की सुरक्षा, इस विषय में हम किसी स्वप्नीले आकांक्षाओं के आधार पर भारत को असुरक्षित और प्रभुसत्ता में क्षरण आने वाला कोई गतिविधि को स्वीकार करने की स्थिति भारत नहीं कर सकता। और कोई सरकार इस तरफ जाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि बाय बिकमिंग पार्टनर्स विद द एक्सप्लॉइटर्स, बाय बिकमिंग द पार्टनर्स विद सच फोर्सेस हु आर एक्चुअली बेंट अपॉन क्रिएटिंग मोनोपोली, इम्बैलेंस, वो अंत में भारत के हित में नहीं रहेगा। यह अपने को बहुत आवश्यक है और इसलिए भारत के हित कहां है इसको हमें बहुत संतुलित होकर सोचते हुए आगे बढ़ना होगा। तो स्वदेशी की जो ताकतों की विश्लेषण करते समय ये बात को अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर, ये सेल्फ रिलायंस का सबसे बड़ा आधार मानता है। इसलिए असंतुलित दुनिया में हम स्वप्नीले बातें कहते हुए रहना ये हमारे लिए वांछित नहीं है। ये एक बात अपने को समझना चाहिए। मैं आपको इसमें और एक बात कहूंगा कि जब 1991 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया तो लोगों को यह लगता नहीं था कि दुनिया में भारत नेतृत्व कर सकता है, अमेरिका के बात ना मानते हुए हम रह सकते हैं, ऐसा मुश्किल हो जाता। लेकिन आप देखेंगे आज वो नहीं। जिस समय दत्तोपंत जी खड़े होकर बोले उस समय देशाध्यक्ष नहीं बोलते थे, भारत के नहीं अन्य देशों के देशाध्यक्ष नहीं बोलते थे और बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। मुझे मालूम है कि बहुत सारे अच्छे स्वदेशी आंदोलन के प्रेमी, बीके केला जैसे बहुत सारे लोग स्वदेशी बैठकों में जब आते थे, बड़े छोटी बैठकों में, तो एक छोटे सुरक्षात्मक व्यूह रचना और रणनीति को वो हमेशा समर्थन करते थे और कहते थे ठिंगड़ी जी इससे ज्यादा बचाना मुश्किल है,
इतना हो जाए ठीक है, इतना हो जाए ठीक है, और इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, इस प्रकार की बात किया करते थे। और वे लोग आज जब बैठते हैं तो जो घटना चक्र घूम रहा है उसको देखते हुए कहते हैं कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो बहुत कुछ कर सकते हैं ये केवल हमारे कारण नहीं, विश्व की जो स्थितियां हैं उसकी परिणाम है। अब देखेंगे यूनाइटेड नेशंस में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं चावेज, वो खड़ा होकर कहता है कि ये चोर है और ये राक्षस है, डेविल है। और आज एक नहीं, लैटिन अमेरिका संपूर्ण जनसाधारण इस पूंजीवाद विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहता है। मैं उसमें कौन और देशाध्यक्षों की मेरिट्स की बात नहीं कर रहा, चाहे बोलीविया है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, बाकी सारे देश हैं। और इसलिए आज पूरे संपूर्ण लैटिन अमेरिका आज इस अमेरिका की जो दादागिरी है, पूंजीवादी जो प्रवृत्तियां हैं, उसके खिलाफ लड़ना चाहता है। और कुछ दिन पहले आप कभी कल्पना कर सकते थे कि महात्मा गांधी अफ्रीका में सत्याग्रह किया, अफ्रीका की स्वतंत्रता की लड़ाई को शुरू किया, और सोचते थे कि भारत अफ्रीकन देशों के नैतिक नेतृत्व करता है और चीन और अफ्रीका की कोई बड़ा संबंध नहीं रहता था, संबंध भारत के साथ है। लेकिन आज जो शिफ्ट हो रहा है, पावर शिफ्ट जो हो रहा है, तो इसका संकेत पड़िए। कुछ दिन पहले चीन में अफ्रीकन देशों के नेताओं का, अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, और चीन के साथ जो असंतुलित, जिसको G33 कंट्रीज कहते हैं, WTO में आप जब कहते हो कि G33, पहले तो कोई था ही नहीं, ना जीता, तो सारे G7 G8 थे, और G20 आ गया, और G20 के बाद G33 आ गया, और G33 के बाद आपको G90 आ गया। तो जो अफ्रीकन देश है G33, वे आज चीन के उसमें बैठे और कहा कि विश्व की पुनर्रचना होनी चाहिए, विश्व के दलित और विश्व के वंचित देश, ये जो विश्व की रचना आपने बनाया, इसको हम अब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये वंचित और दलित देशों का, जिसको आप कहेंगे, इसके एक नए रचना और जो वास्तविक जो सच्चाई है, जो तथ्य है, उसके आधार पर पुनर्रचना होने की आवश्यकता है। इसके गूंज शुरू हो गए हैं, और ये गूंज केवल बड़े चुप चुपे ये नहीं हो रहा है, ये बहुत बल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको अपने को समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि भारत और एशिया नहीं, चीन, ये दो देशों की जो जिसको कहेंगे, और जब जो पावर शिफ्ट है, इसको देखते हुए आत्मविश्वास को हमें इन सारे तथ्यों के आधार पर कि एक प्राप्त करते हुए, इसमें कोई डरावना नहीं है, और ये सारी चीजें बताते हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ना ही होगा और हमें नेतृत्व करना है। अब कल्पना करिए कि यूनाइटेड नेशंस बनाए 1945 में, यूनाइटेड नेशंस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए, और उस समय भारत के सैनिक जाकर के लड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भागीदार था, हम लड़े थे और हमारे सैनिकों ने लड़ा, और हमारे सैनिक लड़े थे। तो भले हमारे नेतृत्व, सैनिकों के नेतृत्व जो है वो सरकार हमारा नहीं था, लेकिन हमारे जो सैनिकों की जो खून विश्व के युद्ध में हर जगह गिरा है, उसका कीमत हमें लेना है। उसका कीमत है, जिन मुद्दों के लिए हम विश्व के युद्ध को लड़ाई लड़े हैं, उन मुद्दों को हमें साकार करना है, रचना। हमारे सैनिक व्यर्थ में नहीं गए। तो इसीलिए जब यूनाइटेड नेशंस बना, तो इंग्लैंड को किस ताकत के आधार पर सिक्योरिटी काउंसिल का सीट मिलता है, और भारत आज उसी के आधार पर, और आने वाला 50 साल के बाद विश्व की नेतृत्व करने वाली कोई संरचना हो और उसमें प्रतिनिधित्व ना करते हुए रहे, यह कैसा संभव है? 100 करोड़ की जनता को आप बाहर रखकर प्रतिनिधित्व ना करने वाली संरचना, और इस प्रकार की विश्व की अर्थनीति और राजनीति का संचालन करे, और इसको हम स्वीकार करें। 1945 की ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, IMF कहो, वर्ल्ड बैंक कहो,
ये सब उसके जिसको जुड़वा भाई बहन है, इनको हमें पुनर्रचना करना है। तो हमें यूनाइटेड नेशंस की जो उस समय की जो बेसिस है, उस बेसिस को बदला हुआ जो चीजें हैं उसके आधार पर पुनर्रचना करना ही होगा। इसलिए अभी जो स्वदेशी की हम लड़ाई लड़ते हैं आर्थिक, इसकी ये जो लिंकेजेस, इसको अपने को समझने की आवश्यकता है। और अब देखेंगे कि जिसको आपको हम एक बार अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसको हम देखते हैं, तो ये बदलेगा और इस लड़ाई का नेतृत्व हम करेंगे। हम नेतृत्व करेंगे तो आप ऐसा मत समझिए कि झंडा हमारे हाथ में ही रहना चाहिए। हम नेतृत्व करने का मतलब होता है आइडिया कैचिंग फायर, कि आप जो आगे बढ़ाया, वंदे मातरम कहा, तो वंदे मातरम पहले कहने वाले संस्था अंतिम समय तक वंदे मातरम में उसी को चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए आइडिया कैचिंग फायर, कि हम जो बात, जो आकांक्षाओं की जो इसको आग हम लगा रहे हैं और संघर्ष का जो बीज हम बो रहे हैं और उसको आगे ले जाते रहेंगे, और इसीलिए हम जीतेंगे, ये बात अपने को समझना है। लेकिन साथ में एक बात अपने को, ये लड़ाई दत्तोपंत जी हमेशा कहते थे, तो ये लड़ाई बड़ी भीकर रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि बड़ी आसानी से आप जीत जाएंगे। तो इसमें दत्तोपंत जी ये भी कहते थे कि इस लड़ाई में आप देखेंगे कि हमारे देश में आज 6% ग्रोथ रेट से 8% ग्रोथ रेट पर हम पहुंच गए। जो चाहिए था वो हो रहा है, और ये चाह रहे हैं 10% ग्रोथ रेट पर जाना है। तो ग्रोथ रेट तो हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ रेट जब हासिल करते हैं तो उसका समाधान अधिकांश जनता को नहीं मिल रहा है, यह भी समझ में आ रहा है। तो आपको कभी याद आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो इसकी उदाहरण है कि एक नदी बहती है और इस नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि कोई मुसाफिर या जो उसमें रास्ते पे जाने वाले, उन्होंने वहां गांव वाला समझकर पूछा कि आप नदी को जानते हो? हाँ, तो मैं जानता हूं। तो जरा बताइए कि नदी में पानी बहुत बह रहा है, तो इसकी गहराई क्या है? तो बताए, तो उसने बताया नदी की गहराई जो है औसत 5 फीट है, ये बताया। तो मेरा जैसे व्यक्ति था तो उसको लगा मेरा जो हाइट है वो 6 फीट है, तो 6 फीट के व्यक्ति को लगा कि औसत 5 फीट है, तो इस नदी को मैं पार कर सकता हूं। तो आदमी उतरा, उतरने के बाद ध्यान, उसको जब तक ध्यान में आया हो उसके बाद तब तक समय बीत गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नदी की जो गहराई है उसका कहीं 1 फीट है, कहीं आधा फीट है, कहीं 3 फीट है, बहुत बड़े भूभाग में 3 फीट है और बहुत छोटे भूभाग में 15 फीट है। और जब औसत निकालते हो तो उस नदी का औसत गहराई 5 फीट है। तो यह मूर्खता कई लोग करते हैं। यह मूर्खता हमें मानने के लिए सरकार भी कह रही है कि औसत विकास, इस औसत विकास का क्या अर्थ है कि मुझे डूबकर मरने के अलावा और मुझे डुबाने के अलावा। क्योंकि आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी जी या रिलायंस या टाटा या इन्फोसिस, किसी भी व्यक्ति के पास हजारों करोड़ रुपया है और मेरे जेब में मेरे बेटी की शादी कराना है और पढ़ाना है, उसके लिए 5 रुपया, दवाई दिलाना है तो 5 रुपया नहीं है। मेरा और उसका औसत करके और आप कहेंगे कि मैं देश का पर कैपिटा इनकम इतना है, तो उससे मेरे को क्या फायदा होने वाला है? तो इसलिए ये जो आर्थिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था जितने दिन हम चलाएंगे, स्वीकार करेंगे, ये औसत विकास करेगा या पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा। और ये देश के देखेंगे तो एकदम चलावा करने वाले बड़े बड़े मंजिल और आपके फ्लडलाइट्स और इस प्रकार के दुनिया दिखाई देगा। कहीं लगेगा ही नहीं कि मैं भारत, ऐसा होता है ना, तो मैं धन्यवाद देते हैं हम सब लोग कि जोधपुर के सारे लोगों ने बड़ी व्यवस्थाएं की अपने लिए। व्यवस्थाएं इतनी की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रसभा
पहली बार करने वालों के लिए दिक्कत होगी। और 3 दिन हम यहां रहे, देखा कि श्रीमान ललित जी पूज्य दादा भगवान के सच में भक्त हैं, प्रसिद्धि विमुख व्यक्ति है, तो उनका वो सामने आने से मना किया। तो आप वो देख रहे हैं, इतना अच्छा भक्त को अगर किसी भगवान ने दिया है तो सच में वो पूजी ही होगा। तो 3 दिन आपने आनंद लिया और कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, तो एक दुनिया दिया, और इस दुनिया में आप घूमते घूमते लगने लगता है सब सुखी है, सब सुखी है। तो ऐसे ही मैं जब बंगाल मैं कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में घूमने लगता हूं, और मैं जहाजों में बैठ के घूमने लगता हूं, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये दुनिया सुखी नहीं है, इसलिए दुनिया सुखी है। तो इसलिए दुनिया सुखी ये भावना है और ये दुनिया है, लेकिन इस दुनिया की बाहर दुनिया बहुत बड़ा है। इसीलिए यह व्यवस्था इतने लोगों को कसाई के हवाला करते हुए अपने आप को स्थिर बनाएगी, और जितने दिन स्थिर रखेगी उतने अधिकांश लोगों की उसकी खून इसको चूसते हुए उसको रहना पड़ता है। तो इसलिए ये मूलतः एसिमेट्रिकल वर्ल्ड ऑर्डर है, और ये मूलतः एसिमेट्रिकल ट्रेड ऑर्डर है, और ये मूलतः एसिमेट्रिकल इकोनॉमिक थिंकिंग है, वर्ल्ड व्यू है। तो इसीलिए ये गांवों से निकलकर शहरों की ओर नहीं आता है, ये शहरों से शहर के ओर और शहरों से बाईपास के ओर। तो इसलिए इसकी बाईपास संस्कृति है, इसलिए प्रताड़ित करेगी और खून खराबा होगा और लोग तंग होंगे और लोग आत्महत्या करेंगे। और इसीलिए ये मत सोचिए कि मैंने पहले कहा कि हम बिल्कुल जीत रहे हैं और दुनिया 15 साल में और कितना अंतर आया जब मैंने कहा, तो ये चित्र का मतलब मत समझिए कि हम अब आराम से जाकर ये युद्ध जीतेंगे। इसीलिए हमें ये लड़ाई को वंचित और दलित, मैं वंचित और दलित को आपके कंजर्वेटिव सेंस में नहीं कह रहा, जिसको कह रहे हैं कि समानता के आधार पर जिस व्यक्ति को ना रखते हुए धकेला जाता है, भेदभाव किया जाता है, उस व्यवस्था से पीड़ित लोगों की संख्या। तो इसीलिए इस दुनिया के लड़ाई में अपने को स्वदेशी जागरण मंच को अपने को पाना होगा, अपने को रखना होगा, और यह लड़ाई बहुत भीकर है, इस विषय को भी अपने को समझने की आवश्यकता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस प्रकार की जब बात कहते हैं कि अमेरिका या कोई भी बाहर का भी और अंदर का, ये जो मूलतः ये जो ताकतें हैं जिसके हम खिलाफ लड़ रहे हैं, ये ताकतों का गुण क्या है, तो इसके ऊपर सिंबॉलिकली अगर कुछ कहना हो, तो सिंबॉलिकली अगर कहना हो तो मैं कहूंगा ये मूलतः, जैसे आप उदाहरण देखिए कि रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर चीन के साथ जिस प्रकार के व्यवहार किया, चीन ने भिखमंगा नहीं किया जाके कि हमारे साथ रिश्ता बदलो, लेकिन अमेरिका को समझ में आ गया तो रिश्ता रातों रात गए, सीक्रेटली गए, और ये सीक्रेट डील्स करने में हमेशा इनका अभ्यास है, और ये खानदानी अभ्यास है। तो इसीलिए कि इनके साथ जीतना हो तो इनके साथ प्लीड करके नहीं जीत सकते, हमारी ताकत के आधार पर ही इनसे हम जीत सकते हैं। तो इसलिए भारत में भी इनके जो मुखौटा कोई भी होगा, इनके साथ जब हम बात करते हैं या बात हम सुनाना चाहते हैं, तो हमारे ताकत के बगैर इनको हम नहीं सुना सकते, और इसलिए हमें ताकत को प्राप्त करना होगा। तो बात आती है कि अरुण जी और बाकी सब लोगों ने, और बहुत चर्चाओं में आया कि आंदोलन, संगठन, विस्तार और शक्तिशाली बनाना, बहुत सारी बातें आया है। तो बनाना तो है, लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि इसमें 2 बातें अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं कि स्वदेशी आंदोलन बढ़ाने की या बनाने की क्या उद्देश्य और कैसे चलाना चाहिए। तो इस पर एक मैं 2 घटना बताता हूं कि दत्तोपंत जी के साथ चर्चा करने के बाद ऐसा हुआ था कि एक समय ऐसा आया पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के समय कि आंदोलन को विस्तार देना चाहिए, और दत्तोपंत जी ने कहा कि ये द्वितीय स्वतंत्रता संघर्ष है,
देखिए, ये कोई सामान्य, उस समय दत्तोपंत जी के पास कोई 2 करोड़ लोग नहीं थे और हम जैसे ही लोग थे। तो उसमें बैठकर उन्होंने कहा कि द्वितीय स्वतंत्रता संघर्ष का, और द्वितीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा तो अपने को इसकी गहराई, कई बार क्या होता है, जब तक आप उस संदर्भ में जीवन जीकर नहीं देखते हो तो उसका अर्थ समझना बड़ा कठिन होता है। फ्रीडम स्ट्रगल है तो भाषण देने वालों को अच्छा लगा कि हर व्यक्ति जाके बोलने लग गया कि ये दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल है। ये बड़ा आसान होता है, लेकिन दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल का कुछ इंपरेटिव्स होते हैं, कुछ इंपरेटिव्स होते हैं। इंपरेटिव्स क्या है दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल का? तो मैं भी बहुत ज्यादा समझा नहीं, तो मैं किन लोगों को लाना है, तो चंद्रशेखर जी को भी इसमें लाना है, जॉर्ज फर्नांडिस को भी इसमें लाना है। ऐसा बहुत सारे बड़े लोगों के बीच में चर्चा होकर तय हुआ कि लाना चाहिए। तो हम गए तो चंद्रशेखर जी से मिले। तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब प्रथम अभियान इसका प्रारंभ हुआ था, बाला साहेब जी, पूजनीय बाला साहेब देवरस जी के वक्तव्य आया था, तो उस समय चंद्रशेखर जी ने स्वागत किया था। उस समय स्वागत करने का माहौल नहीं था। उस समय का वातावरण, माहौल को आप जरा गौर करो। अयोध्या और इस प्रकार की सांप्रदायिक माहौल जो कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता और क्षेत्र धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई, उस समय कोई व्यक्ति बहुत सारे विषयों पर अपने साथ सहमत नहीं है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक के वक्तव्य का समर्थन करता है, स्वागत करता है। तो इसका क्या, अब इसको क्या कहेंगे? किस माप पर आप देखेंगे? जरा मापना शुरू करिए कि आप अगर छोटे दायरे में रहकर इसका मापना शुरू करेंगे तो ये कभी माप नहीं सकते। तो इस पर हम गए, बहुत उसके बाद बहुत अंतराल बीत गया। उसके बाद जब आए तो स्वदेशी और सुरक्षा अभियान उसमें बुलाया, तो चंद्रशेखर जी के सामने एक धर्म संकट था, हमारे सामने जैसा था तो उनके सामने भी धर्म संकट था। धर्म संकट था कि स्वदेशी मंच पर जा सकते हैं क्या, स्वदेशी जागरण मंच, क्योंकि समाजवादी लोगों का दबाव उनके ऊपर बहुत था। मैं जब बैठा था तो उस समय भी लालू यादव जी का फोन आया था, ऐसे बहुत सारे लोगों का, क्योंकि पटना उनको जाना था, बाद में अहमदाबाद और कई जगह गए। तो पटना से फोन आया कि ये सांप्रदायिक ताकतों के साथ अब मंच पर कैसे बैठ सकते हैं। तो प्रश्न है, मुलायम सिंह जी का फोन आया कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ मंच पर कैसे बैठ सकते हैं और उसको क्रेडिबिलिटी कहां से देते हो? तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि वे तो कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, तो वो तो कहेंगे सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप कैसे सबको साथ लेने में उसको शामिल करोगे? इस प्रकार के तनावपूर्ण उनके अच्छे रिश्ते हैं, आप जानते हैं, तो उस पर था। तो उन्होंने पूछा कि वे कह रहे हैं कि आप हमें उपयोग करो, ऐसा कहा। आप जानते हो कि मेरा उम्र उस समय इतना भी नहीं है, तो मैं खड़ा था, वो मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैंने देखा। और उसके बाद ऐसे गए हुए लोग कई और हैं जो उनकी राजनीतिक समीकरण बदलता गया। जब आए तो भाजपा के विरोध में थे, बाद में कई बार मित्र हो गए, बाद में फिर शत्रु हो गए। लेकिन चंद्रशेखर जी का उदाहरण मैंने इसलिए दिया, वो आज तक राजनीति में भाजपा के विरोधी रहे, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच पर बाहर औपचारिक अनौपचारिक उसके बाद उन्होंने वादा नहीं तोड़ा है, वादा निभाया कि एक दूसरे का उपयोग करना है देश के लिए। तो इस विषय पर जॉर्ज फर्नांडिस के पास गए तो जॉर्ज साहब ने कहा कि राम जन्मभूमि मुद्दा छोड़ दो तो हम साथ मिल सकते हैं। देखिए, आप जो आज जॉर्ज हैं, जो अभी दत्तोपंत जी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित है, तो क्या बोला तो आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जॉर्ज ने कहा कि अयोध्या के विषय पर समझौता नहीं हो सकता, आपके साथ बात होना है तो पहले उस पर निपटारा होना होगा। बनवारी लाल शर्मा जी, आजादी बचाओ आंदोलन वाले, फिक्की के सभागार में बैठक थी, तो उसने कहा कि ये चल नहीं सकता कि आपके साथ जब तक उसको आप सामाजिक क्षमा मांगोगे नहीं
तब तक आपके साथ नहीं बैठ सकते। तो हमने कहा कि तो कौन किसको क्षमा करेगा, और ऐसे इतिहास के पन्ने निकालते जाओगे तो क्षमा कौन किसको करेगा, किसके कागज पर दब्बे नहीं है। और कौन कह सकता है कि मैं जब समय पर आता है तो सही निर्णय लेना होता है, और सही निर्णय के अलावा मेरे इतिहास में कोई ऐसा है ही नहीं, ऐसा कौन सा संगठन कह सकता है। इसलिए देश के लिए जो काम करने वाला है वो संगठनों के इसमें दायरे में अगर मापदंड लगा के चलेगा तो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ सकता। देश की स्वतंत्रता बहुत बड़ा। तो जब मैं बात आके पूछा तो दत्तोपंत जी से कहा कि ये बात तो एक संवाद है, ये कोई एक घंटे में हुआ ऐसा नहीं है। तो दत्तोपंत जी से पूछा तो दत्तोपंत जी ने जो बताया मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आवश्यक रहेगा। मैं दत्तोपंत जी से बताया सर, तो दत्तोपंत जी ने कहा देखो कि हम एक इंसान है, एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षा होती है साधारण रूप से, और हर महत्वाकांक्षा व्यक्ति कुछ महत्व पाना चाहता है। तो उसी प्रकार जब आप समुद्र के पास खड़े हो जाओ तो आपको लगेगा कि मुझे समुद्र से बड़ा होना चाहिए। तो फिर सोचोगे क्या, तो मेरी जो अंजलि है ये पूरी समुद्र को मैं अंजलि में ले लूं, कौन नहीं चाहता है। तो अंजलि को अंजलि में समुद्र को लेना है। तो व्यक्ति के पास जाके तो समुद्र को अंजलि में लेना है, ये महत्वाकांक्षा है, एक सिंबॉलिक। तो इसका ये निपटारा कैसे होगा, इसका निदान कैसे होगा कि व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण बनना है तो समुद्र को अंजलि में लेना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि समुद्र छोटा हो जाए और अंजलि में आ जाए, या अंजलि बड़ा हो जाए समुद्र को ले। तो ये दो ही रास्ते हो सकते हैं, इस दो रास्तों के अलावा कोई और रास्ता हो नहीं सकता। जब वो सोचा तो आप क्या क्या सोच रहे होंगे जरा देख लीजिए। तो कहा तो ये एक रास्ता है, फिर छोटा बना देंगे। अगर समुद्र छोटा होकर आपके हाथ में आ गया तो वो समुद्र नहीं रहा, फिर वो आपके हाथ के जल हो गए, आपके अंजलि में पानी हो गए, तो फिर वो छोटा रहेगा। इसलिए जो छोटा होकर आपके अंजलि में आ जाता है तो फिर आप भी छोटे हो, अंजलि भी छोटी है, और पानी भी छोटी है, और समुद्र भी छोटा है। तो फिर आपको क्या करना होगा, तो स्वाभाविक है अंजलि बढ़ाना होगा। समुद्र को जो आपको अंजलि में लेना है तो आप अपने हाथ को बढ़ाना होगा। ये एक ही रास्ता है कि आपको उस ओर ले जाएगा जो अनंत के साथ मिलाता है। तो इसलिए जब ऐसा है तो आप कहा हो कि द्वितीय स्वतंत्रता संघर्ष, तो द्वितीय स्वतंत्रता संघर्ष लड़ने की ताकत और अधिकार और आकांक्षा और जिसको आप कहेंगे वो किसको है? क्या केवल आपको है, या केवल मेरे को है, या केवल किसी को है? तो ये संपूर्ण समाज में रहने वाले सब अभिनिवेशों के साथ, सब विचारों के साथ और सब क्रियाकलापों के साथ, सब उपक्रमों के साथ कुछ भी छोड़े बगैर स्वतंत्रता संघर्ष में वो जहां तक जितना संभव है वो आ सकता है और आना चाहिए, तभी उसको स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष दल और सीमाओं में नहीं रखा जा सकता है, और इसलिए इस व्यापक लड़ाई में हम कोई कंडीशन नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस देश का स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के संकल्प के अलावा कोई और संकल्प नहीं है। तो इसलिए कोई प्री कंडीशन नहीं है हमारे ओर से, इसलिए हमने किसी के साथ प्री कंडीशन नहीं रखा कि अलकबीर पे यात्रा में आना है आ जाओ, और किसी प्रोग्राम में आना है आ जाओ। क्यों? लड़ाई में चलते चलते वो लड़ाई का रूप धारण जब करता है तो वो जो जिसको आप कहेंगे अनंत स्वामी के साथ साक्षात्कार जो करता है वो सब्लाइम हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है। इसलिए सब्लिमेशन, स्ट्रगल फॉर सब्लिमेशन, दिस इज नॉट ए स्मॉल मूवमेंट। अरविंद घोष ने जो भविष्य की साक्षात्कार किया है कि भारत ऐसा नहीं रहेगा विखंडित और कमजोर, और भारत फिर से अपने ताकत को प्राप्त करके देदीप्यमान चलेगा। जब कहा तो कैसे चलेगा और कैसे संभव होगा? तो ये तभी संभव है कि जब कोई बड़े आकांक्षाओं के साथ संपूर्ण दायराओं को लांघ कर सबको साथ लेने की कोई आंदोलन अगर इस देश में आएगा
इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वदेशी जागरण मंच के साथ विचार, सीमाएं अगर हैं तो वो हमारी सीमाएं हैं, हमारे विचार की सीमा नहीं, हमारे आंदोलन की सीमाएं नहीं। हम जोड़ नहीं सकते हैं, हम साथ ले नहीं जा सकते हैं, तो सिद्धांत और व्यवहार की सीमाएं नहीं है, हमारी व्यक्तिगत व्यवहार की सीमाएं हो सकती है। हम कोशिश करेंगे भेद करने का। तो इसीलिए इस बात को, इसलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जब कहा, कोई वाक्य कहा, उसका कोई अर्थ है। इट्स अ सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल और इट्स अ पार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड द वेपन्स आर इकोनॉमिक वेपन्स, ट्रेड रिलेटेड वेपन्स। और जब कहा तो इसमें कौन लड़ेगा, तो सबको लड़ना है, सब अपने हैं और सब समानांतर लड़ सकते हैं, साथ लड़ सकते हैं, समानांतर और साथ मिलकर अलग अलग सब लड़ सकते हैं, कोई नहीं है। तो इस प्रकार की बात इसलिए कहा। तो इसलिए दत्तोपंत जी कहते हैं, तो इतना बात कहने के बाद कई बार लोगों को लगता है, तो ऐसे मेरे को भी लगता है, मेरे को भी समझ में कुछ कुछ आता है, वैसा आपको भी कुछ कुछ ऐसा बोलने के बाद समझ में आता है। तो जब कुछ समझ में आता है तो इतने समय और इतने मौका कार्यकर्ता को आंदोलन में मिलता नहीं। इसलिए दत्तोपंत जी पहले दिन से लेकर लगातार, आप लोग सुने होंगे, तो उन्होंने कहा कि चर्चिल के वाक्य कहते थे कि इट इज बेटर टू बी irresponsible and right, correct, than responsible and wrong. कोई बड़ी जिम्मेवार कि मैं दुनिया को मैं ही संभाल रहा हूं और हर चीज को मैं ही संभाल रहा हूं, ऐसा सोचते हुए ये करेंगे तो हो सकता गलत हो, ये करेंगे तो हो सकता गलत हो, ये करेंगे तो हो सकता गलत हो, इससे अच्छा है कि मैं गैर जिम्मेवार तरीके से करते हुए उसमें से कुछ सही निकलता है, तो ये अच्छा है। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पूरे दुनिया को छोटे से देश की उस लड़ाई में हारते हारते हार के मुंह से और चुंगल से निकालकर दुनिया के विजेता उसमें लाने वाले चर्चिल के इस वाक्य को कहा कि इट इज बेटर टू बी इररेस्पॉन्सिबल एंड राइट देन रेस्पॉन्सिबल एंड रॉन्ग। इसको कहते थे कि आप अपने डायरी खोलो और इसमें 2 वाक्य लिखो और जाओ। ये आपको पता भी हो सकता ना चले, लेकिन जहां जाओगे, जब आपको लगेगा कि मुझे क्या करना है और मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मेरे में द्वंद्व आ रहा है, तो उस समय ये डायरी खोलो और ये 2 वाक्य पढ़ो। इससे आपको ध्यान में आएगा कि आपको क्या रास्ता लेना होगा। तो इसलिए स्वदेशी आंदोलन के समय अंत में ये बात अपने को सोचना चाहिए कि इन बातों को हम कितना महत्वपूर्ण हम मानते हैं। अंत में मैं बात एक कहूंगा कि स्वदेशी आंदोलन के सच में, जिसको आप कहेंगे कि इस देश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका प्रारंभिक सैद्धांतिक पृष्ठ प्रदान किया है, कि धर्मपाल जी। आज धर्मपाल जी अपने बीच में नहीं। धर्मपाल जी अक्टूबर अंतिम सप्ताह में सेवाग्राम में उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर चले गए। और धर्मपाल जी के साहित्य जिसने अध्ययन किया और स्वदेशी आंदोलन के उसमें स्वदेशी जागरण मंच के भौतिक दृष्टि से हमारे व्यक्ति नहीं थे वे, लेकिन हम रास्ता प्रारंभ करने से समानांतर उन्होंने अलग से रास्ता नापने का शुरू किया। तो उस साहित्य को जब पढ़े तो आपको ध्यान में आएगा कि हम जो आंदोलन अभी प्रारंभ कर रहे हैं या चला रहे हैं उसकी रूट्स कहाँ हैं, इसको भी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ऐसे एक के बाद एक इस आंदोलन को मार्गदर्शन करने वाला, नेतृत्व प्रदान करने वाले और सामरिक दृष्टि से भी समझाने वाले लोग एक के बाद एक चलते गए, चला यहां से जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो विचार है वो विचार नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि 3 दिन हम जो बैठे हैं, बड़े रमणीय प्रदेश में हम बैठे, भला कैसा हो सकता है कि एक बड़े रेगिस्तान और जोधपुर रेगिस्तान की राजधानी, और वहां पर सब देश के लोग आए और बसों में बैठे और चले 40 किलोमीटर। चलते चलते हर बस में बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व क्या तय किया है। तो दाएं बाएं सब देखते हुए पहुंचे यहाँ पर। तो पहुंचने से पहले उनको लगता था कि भाई ये पूरा क्या है, ये बगल में क्या दिखाने के लिए ले आ रहा है।
कहाँ बैठेंगे, तो यहाँ एक दुनिया है, जो दुनिया हम 3 दिन हमने देखा है। वैसे इसी प्रकार के प्रवास अपने को करना है, इसी प्रकार के आंदोलन के प्रवास अपने को करना है, और अंतिम ऐसी पार करते हुए पहुंचना है इस प्रकार की दुनिया। और इस दुनिया में हम प्रतिनिधि के नाते बैठे हैं, तो संपूर्ण दुनिया को इस दुनिया बनाना है। तो इस एक संकल्प लेकर हम यहाँ से चले जाएं। और इतना ही मैं कहता हुआ इस समारोह के समय मैं ये विषय को समाप्त करता हूँ। जय भारत।